सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण। हार कितनी बार भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जीतने के लिए पैदा लिए हैं और जब तक जीत नहीं जाते तब तक हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। तो चलिए, आज हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन का जो वीडियो चल रहा है सीरीज, उसके जो संबंधित जो भी टॉपिक है वो सभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है उद्देशिका। आज हम पूरी तरह से उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। उद्देशिका क्या है, कब इसका जो हिस्ट्री है वो सभी के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए तोड़गन तो पढ़ते हैं, बट फ़र्क यहाँ पे पड़ जाता है ना कि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा बाजी वही मार कर ले जाएगा। आप हमेशा देखते होंगे कि एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए 3 साल 4 साल लड़का मेहनत करता है, सिर्फ 15 सेकेंड और 20 सेकेंड परफॉर्मेंस देने के लिए, तो तब जा कर के वो गोल्ड मेडल जीतता है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस पे ही निर्भर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं। तो प्रैक्टिस से कभी भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आपको जीत का सुनिश्चित यही तय करता है कि आप जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं। तो चलिए, आज हम उद्देशिका के बारे में पढ़ते हैं। और हाँ, जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा तो वो लाइक कीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगेगा तो। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम वीडियो पे जो आज उद्देशिका पढ़ना है वो उद्देशिका के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, उद्देशिका के बारे में हम आज चर्चा करते हैं कि उद्देशिका क्या था। ये उद्देशिका के बारे में देखते हैं तो उद्देशिका का मतलब आप समझते हैं। ये उद्देशिका जो था, जैसे मैं आप संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया है, जिन्होंने नहीं देखा लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। फिर जो थर्ड अधिवेशन हुआ था ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हमारा थर्ड अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में कौन? जवाहरलाल नेहरू, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो एक उद्देशिका पेश करते हैं संविधान सभा में, ठीक है। जो संविधान सभा के मेंबर थे वहाँ पे पेश करते हैं, और वो उद्देशिका ही जो है यही उद्देशिका है, और उद्देशिका ही आगे चल करके प्रस्तावना बन जाती है। तो ये कई लड़कों के दिमाग में तो ये भी हो रहा कि तो ठीक है, ये उद्देशिका है, आखिर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया, तो आखिर ये उद्देशिका होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हम बताते हैं कि उद्देशिका का मतलब क्या होता है। हम आपको बताते हैं कि जैसे में आप अगर किसी बच्चे का शादी होता है या कोई बच्ची होती है, उसकी अगर शादी होती है तो उसकी एक डिमांड होती है। अगर किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी एक डिमांड होती है कि हमें लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। लड़का अच्छा संस्कारी हो, ठीक है। लड़का हमें क्या करे? इज्जत दे, लोगों के सामने हमें अच्छा से बोल चाल करे। ठीक उसी तरह से लड़का का भी डिमांड होता है क्या? कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए, और वो बातों को समझना चाहिए, ठीक है ना। उसमें दिमाग भी होना चाहिए, केवल खूबसूरती से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये ऐसा ऐसा डिमांड होता है लड़कों को। तो बस वही चीज़ यहाँ पे ये डिमांड था किस उद्देशिका में डिमांड ये था ना कि जो हमारा संविधान होगा ना वो कैसा होगा। आखिर जो हमारे देश की जनता है, वो देश की जनता के लिए जो संविधान बनेगा वो कैसा बनेगा। जिस टाइप से ये आप एक लिस्ट बना करके देते हैं ना गार्जियन को कि हमें ऐसी लड़की चाहिए या ऐसा लड़का चाहिए, तो जस्ट लाइक से एक लिस्ट ही समझ लीजिए कि एक लिस्ट था। क्या लिस्ट था? कि हमें संविधान को ऐसा ऐसा बनाना है। तो अब सभी को क्लियर हो गया ना कि उद्देशिका क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लियर हो गया कि उद्देशिका क्या है। चलिए, अब यहाँ तो समझ में आ गया कि उद्देशिका क्या है। फिर अब इसके बारे में जो चर्चा करते हैं ना कि जब ये उद्देशिका जो है, इसको संविधान सभा ने अपनाया कब, ठीक है। तो इसको संविधान सभा अपनाती है जब, वो डेट देख लेते हैं। देखिएगा, कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? पेश किया था। तो इसे 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको क्या कर लिया? अपना लिया। बोला कि हाँ ठीक है, हम ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया। चलिए, अब उद्देशिका के बारे में जो बातें हैं, आप बचपन में ना जब प्रार्थना गाते होंगे अब, तो वहाँ पे आप सुनते होंगे कि हम भारत के लोग, या गाते भी होंगे कई लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये सब पढ़े हैं ना।
तो वही उद्देशिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यही उद्देशिका है। तो इसकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? हम भारत के लोग से। ये अपना अधिकार किससे प्राप्त कर रहा है? तो ये भारत की जनता से प्राप्त कर रही है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक तो बिल्कुल सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि उद्देशिका अगर किन्हीं को याद नहीं होगा ना, तो या एक बार दो बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ने से कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि उद्देशिका के बारे में जो हिस्ट्री है वो हम हिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है ना, कि उद्देशिका में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। फिर उद्देशिका के बारे में जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो क्या कहे हैं और नहीं कहे हैं, और इससे संबंधित केस स्टडी भी पूछा जाता है। तो वो केस स्टडी को भी हम अभी चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब हम केस स्टडी पहले तो क्या करते हैं कि इसके बारे में जो उद्देशिका में जो जो चीज़ दिया गया है ना वो सभी को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना, तो उद्देशिका में जो न्याय को जो सुनिश्चित किया गया है, यानी न्याय की जो चर्चा किया गया है, ये तीन तरह के न्याय को सुनिश्चित किया गया है। एक किस किस तरह का न्याय है? एक है सामाजिक, ठीक है, और एक है आर्थिक, और एक है राजनैतिक। सामाजिक हो गया, एक हो गया आर्थिक हो गया, और एक हो गया राजनैतिक। देखिए क्वेश्चन कैसे भी किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। आपको पूछेगा कि जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जो न्याय की चर्चा की गई है तो वो तीन तरह की है, तो वो तीन तरह में से दे देगा, चार तरह का रहेगा जिसमें से तीन सेम रहेगा और एक डिफरेंट रहेगा। तो कौन कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी न्याय कितने तरह की? तीन तरह की न्याय की चर्चा किया गया है। तो कहाँ पे चर्चा किया गया है? उद्देशिका में चर्चा किया गया है। ठीक है ना। अच्छा, चलिए अब न्याय के बारे में तो सभी को क्लियर हो गया। अब इसमें जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो हमारे स्वतंत्रता में हमारे उद्देशिका में स्वतंत्रता जो है ये 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। जो 5 तरह की स्वतंत्रता होती है हमारे किसमें? उद्देशिका में। अब ये 5 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन है वो देख लेते हैं। पहला कौन है? विचार की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद अभिव्यक्ति, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया। फिर उसके बाद एक होता है विश्वास। फिर उसके बाद धर्म। फिर उसके बाद एक है उपासना। ये 5 को तरह का जो हमारे उद्देशिका में स्वतंत्रता की जो चर्चा किया गया है वो कौन कौन है? एक है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की क्या? स्वतंत्रता। तो देखिएगा अब हम समझ रहे होंगे कि आप सभी को याद होते भी चल रहा होगा। ठीक है, देखिएगा आप एक बार देखिएगा, अगर आपको कोई चीज़ नया मिले तो वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ जो है ना, ये पीडीएफ हम जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है क्या? सीके वर्मा जहानाबाद। ठीक है, सीके वर्मा जहानाबाद से टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कीजिएगा ना तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा न्याय की बात हमने किया तो न्याय कितने तरह की थी? 3 तरह की थी न्याय। कौन कौन था? सामाजिक था, आर्थिक था और एक ठो राजनैतिक था। स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, तो स्वतंत्रता कितने तरह की है? 5 तरह की स्वतंत्रता है। तो वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और एक उपासना है। देखिएगा 2 चीज़ तो हमें कंप्लीट हो गया, और एक है समानता की बात की गई है। तो हमारे उद्देशिका में समानता जो है वो कितने तरह की समानता की बात की गई है? तो समानता 2 तरह की है। समानता कितने तरह की बात की गई है? 2 तरह की समानता की बात की गई है। पहला क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा समझते हैं ना, इज्जत प्रतिष्ठा। और एक है अवसर की समानता, यानी अवसर सभी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अवसर नहीं मिलेगा, और तो सभी को यहाँ पे मिलना चाहिए। ये किस में कहा गया है? ये उद्देशिका में कहा गया है। तो यानी जो इसी के आधार पे क्या होती ना है, जो हमारे संविधान बनने का, समझिए कि ये बेस चीज़ है, समझिए कि ये आधार है, ये पिलर है। इसी पे हमारा संविधान का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और हम बताते चले कि जो विधिक निर्वाचन यानी जो कानून बनते हैं ना, तो वो कानून निर्माण में भी यही उद्देशिका क्या हो रही है? सहायक होती है आगे चल करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं जल्दी में थोड़ा सा। स्वतंत्रता कितने तरह की? 5 तरह की। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने क्या देखा, न्याय। न्याय कितने तरह की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देखा, ठीक है। फिर उसके बाद समानता कितने तरह की देखा हमने, तो समानता हमने देखा 2 तरह की, कौन कौन, प्रतिष्ठा देखा और एक ठो अवसर की समानता देखा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात हम और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला चीज़ है ना, वो चीज़ अब हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिएगा, संविधान संशोधन का मतलब समझते हैं ना, यानी संविधान में संशोधन यानी उसको सुधार किया गया है। तो सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। तो वो कब होता है, 1976 में होता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। उसमें उद्देशिका में क्या होती है ना कि 3 शब्द को जोड़ा जाता है। वो कौन कौन था वो देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। एक है समाजवादी, ठीक है, और एक है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और एक ठो क्या है, अखंडता, ठीक है, अखंडता। कौन कौन, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और एक है अखंडता। जिनको पंथ निरपेक्ष समझ में नहीं आ रहा होगा ना, वो धर्म को एक तरह से आप धर्म निरपेक्ष ही समझिएगा। ऐसे तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, तो हल्का फुल्का चेंज नहीं। अगर मेंस में आप लिखिएगा तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में आपको डिफरेंट वहाँ पे लिखने को मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे आप जब प्रीलिम्स में हैं या नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को सेम समझ करके चलिए, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप यही मेंस में लिखिएगा तो वहाँ पे आपको अलग अलग करके लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंट ही होता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है ना कि हमारा देश, आप सुनते होंगे ना कि हम भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है धर्मनिरपेक्ष का? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। तो मतलब कि जो हमारा देश जो है किसी भी धर्म को अपना राज धर्म नहीं मानता है, ठीक है। सभी धर्म को समान रूप से मान्यता देता है। यानी हमारे भारत देश का कोई राज धर्म नहीं है, ठीक है ना। जिसको जो धर्म मानना है वो मानो। हमारा सरकार यानी हमारा संविधान किसी धर्म को के प्रति परहेज नहीं करता, यानी सभी धर्म को समान मान्यता देती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ भी कंप्लीट क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से ये वाला दोहरा देते हैं। 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां कब होती है, 1976 में होती है। तो उसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। वो कौन कौन से जोड़े जाते हैं वो देखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा जाता है। तो क्या 1976 से पहले ये सब जो शब्द था वो नहीं था? तो जी बिल्कुल नहीं था, ठीक है ना। तो 1976 से पहले समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता हमारे उद्देशिका में शामिल नहीं था। तो चलिए अब तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हाँ बिल्कुल सही क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके केस स्टडी के बारे में हम देख लेते हैं कि इसका आखिर केस स्टडी क्या कहता है। सो ठीक है, अब देखिएगा इससे मामले जो पहले मामले आते हैं, उद्देशिका का जो पहला मामला आता है 1960 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1960 ईस्वी में आता है। तो वो मामला कौन था? तो 1960 ईस्वी का मामला जो आता है ना, वो मामला आता है गोलकनाथ का, ठीक है। देखिएगा 1960 ईस्वी में जो मामला आती है ना, तो वो 1960 ईस्वी में सॉरी 1960 ईस्वी में जो मामला आती है ना, तो वो ना आता है किसका नाम? बेरूबारी का आता है। गोलकनाथ का आएगा जानते हैं 1967 में आएगा, बेरूबारी का आएगा। ये बेरूबारी का मामला आता है कब? 1960 ईस्वी में आता है। तो 1960 ईस्वी में बेरूबारी में मामला में क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती है कि जो उद्देशिका जो है ना, उद्देशिका ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहीं पे देखिए केस कैसे कैसे आगे पलटी करेगा। 1960 ईस्वी में बेरूबारी संघ मामला होती है, ठीक है, जिसमें बेरूबारी नाम है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं देखना है। तो वो क्या होती है ना कि सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसीजन क्या देती है कि जो हमारे संविधान की उद्देशिका है ना, वो उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। तो चलिए सही बात है, यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दी वो तो डिसीजन को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोली है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक और केस होती है, ठीक है। वो एक और केस का नाम क्या है? अभी हमने चर्चा किया है कि 1967 ईस्वी में वो केस आती है। वो उस केस का नाम क्या है? गोलकनाथ केस, ठीक है। ये गोलकनाथ केस जो होती है कब होती है? 1967 ईस्वी में होती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या होती है ना
कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो क्या कहती है कि जो उद्देशिका जो है ना, ये उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है। देखिएगा इसमें क्या कह रही है, 1967 बेरूबारी संघ मामला में क्या कह रही है कि जो उद्देशिका जो है ये संविधान का भाग ही नहीं है। देख रहे हैं ना। और फिर वही 1967 यानी 7 साल के बाद जो केस आती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या अपना निर्णय देती है, उसमें क्या कह रही है कि जो उद्देशिका है ना संविधान की क्या है, मूल आत्मा है। अब समझ रहे हैं, मूल आत्मा है यानी मुख्य आत्मा है। आत्मा अगर किसी व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाए तो वो क्या होती है, मृत हो जाता है, यानी उसके शरीर का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात बोला जा रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। तो चलिए अच्छा, एक इससे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस क्या आता है, वो आता है 1973 का केस आता है। ठीक है, तो वो 24 अप्रैल 1973 का केस आता है। तो वो इस केस को भी याद रख लीजिएगा कि ये केस कौन सा था, तो ये केस था केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। ठीक है ना। तो केशवानंद भारती केस में क्या होती है ना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या होती है कि अपना डिसीजन देती है। तो उसमें डिसीजन क्या देती है कि जो ये उद्देशिका जो है ना, ये उद्देशिका संविधान का क्या है, भाग है। तो फिर कहिएगा कि ऐसा तो भाग तो फिर उस 90 इसमें भाग इसमें 1967 में मूल आत्मा कहा और फिर यहाँ पे भाग बोल रहा है। तो हाँ जी बिल्कुल, यानी सुप्रीम कोर्ट जो होती है 1973 में क्या होती है कि क्या बोलती है कि संविधान का क्या है, भाग है। और यहीं पे एक बात ऐड करती है बेसिक स्ट्रक्चर की। ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करती है यानी आधारभूत संरचना की बात करती है। अब ये आधारभूत संरचना क्या होता है, यहाँ पे मामला थोड़ा सा फंस जाता है। आधारभूत संरचना कहने का मकसद यही होता है कि जब आप एक घर उठाते हैं ना, तो घर उठाने के लिए सबसे पहले उसमें ज़रूरत क्या है, पिलर, पाया, फिर ईंट, ये सब बेसिक चीज़ है ना। तो वो सभी चीज़ अगर हटा दिया जाए तो क्या वो बिल्डिंग तैयार होगा, नहीं होगा। तो बस यही चीज़ है, यानी बेसिक यानी आधार संरचना उसकी क्षति नहीं होनी चाहिए। यानी आप जो संशोधन करिएगा भी ना, तो उसमें संशोधन अगर मान लें कि उद्देशिका में संशोधन कोई कर रहा है तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर लोगों ने कहा कि आखिर अब बेसिक स्ट्रक्चर हम कैसे जानेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है क्या कि बेसिक स्ट्रक्चर हम तय करेंगे ना, आप टेंशन काहे ले रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं क्या कि 1973 में केशवानंद भारती केस आती है। तो केशवानंद भारती केस में क्या होती है कि संविधान में ये उद्देशिका को संविधान का क्या होती है, भाग मान लिया था। ठीक है, और भाग मान लेने के बाद में क्या होती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की एक बात को ऐड कर देती है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। चलिए एक बार केस स्टडी को हम फिर से तीनों को एक बार लिख देते हैं तो किन्हीं को कन्फ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिएगा थोड़ा सा भी किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें 1960 में एक केस आती है। तो 1960 में कौन सा केस आती है, बेरूबारी। ठीक है, ये बेरूबारी में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि संविधान में जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद 1967 में कौन आता है केस, गोलकनाथ केस होती है। ठीक है, तो गोलकनाथ केस में क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि प्रस्तावना जो है यानी उद्देशिका जो है ये संविधान की क्या है, मूल आत्मा है। इसमें क्या बोल रही है कि मूल आत्मा है। और फिर उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस होती है ना, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, यही बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि जो उद्देशिका जो है संविधान का क्या है, भाग है और बेसिक स्ट्रक्चर को हानि इसमें नहीं पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात इसमें ऐड करती है। कब, 1973 केशवानंद भारती केस में। एक केस और होता है 1994 का केस होता है। ठीक है,
तो 19 देखिएगा, डेट इसमें डेट नहीं याद कीजिएगा क्योंकि ये 3 गो आप डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। अगर दो ये भी अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ये वाले 1973 वाले डेट को आप कन्फर्म याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट ये केस है, 1973 का केस है। ये 1994 में भी एक केस होती है। तो ये केस किसके किसके बीच होती है, तो बम्बई बनाम किसके बीच, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में होती है, यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में होती है। ठीक है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है कि जो उद्देशिका जो है ना वो संविधान का क्या है, भाग है। यानी उद्देशिका जो है संविधान का क्या है, भाग है। उद्देशिका किसका भाग है, संविधान का भाग बताती है इसमें भी। चलिएगा, 4 को केस स्टडी हो गया। फिर से चर्चा कर देते हैं कि 1960 में क्या कौन सा केस होता है, बेरूबारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, 1967 में गोलकनाथ केस होती है। तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि उद्देशिका संविधान की क्या है, मूल आत्मा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें केशवानंद भारती केस कब होता है, तो 1973 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि जो ये उद्देशिका है ये संविधान का क्या है, भाग है, और बेसिक स्ट्रक्चर को इसी केस में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। फिर 1994 में बम्बई बनाम किसके बीच होता है, यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केस होता है। तो वो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि जो उद्देशिका जो है जो संविधान का भाग है। देखिएगा, यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा, हम उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, जो कई जो राजनीतिक व्यक्ति जो थे तो उनका मत आखिर क्या है, यानी कहना उद्देशिका का मत जो है ना वो उद्देशिका के बारे में क्या बोले हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या कौन कौन व्यक्ति क्या क्या बोले हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं क्या कि सर अल्लादी कृष्णन अय्यर, सर अल्लादी कृष्णन अय्यर, ये अल्लादी कृष्णन अय्यर के बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे। कृष्णन अय्यर, ये अय्यर के बारे में आप पढ़े होंगे कि जब हम संविधान सभा का गठन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें एक प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो प्रारूप समिति के गठन में ये सर अल्लादी कृष्णन अय्यर 7 व्यक्ति में सदस्य थे कि नहीं थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि प्रारूप समिति का गठन कितना कब हुआ था और उसमें 7 को जो व्यक्ति थे वो 7 व्यक्ति कौन कौन थे, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये तो व्यक्ति थे, कौन थे, सर अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर थे। इनका क्या था मत उद्देशिका के बारे में, इन्होंने कहा था कि जो उद्देशिका जो है ना ये उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सर अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर। देखिएगा, स्टेटमेंट ही ऐसे डायरेक्ट डाल दिया जाएगा और साफ साफ लिखेगा कि ये किनका विचार था। तो ये विचार किनका था, सर अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर का विचार था। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। फिर एक और व्यक्ति थे के.एम. मुंशी। ये के.एम. मुंशी के बारे में भी आप जानते होंगे। ये संविधान सभा में जो प्रारूप समिति का में क्या थे, ये मेंबर थे। ठीक है ना, और एकमात्र कांग्रेसी सदस्य भी थे। ठीक है, एकमात्र कांग्रेस का सदस्य थे, किस में, तो प्रारूप समिति में। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो वो जा करके आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब वीडियो को डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए अब के.एम. मुंशी क्या बोलते हैं। तो के.एम. मुंशी का विचार था ना कि जो उद्देशिका जो है ये क्या है, जन्म कुंडली है। उद्देशिका क्या है, जन्म कुंडली है। ये क्या बोल रहे हैं, अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। और के.एम. मुंशी जो है क्या बोलते हैं कि उद्देशिका क्या है, जन्म कुंडली है। ठीक है, अच्छा, और व्यक्ति क्या क्या बोलते हैं सो देख लेते हैं। अच्छा, और व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो क्या संविधान में प्रस्तावना यानी उद्देशिका को आत्मा माना जाना चाहिए क्या नहीं माना जाना चाहिए। तो कई विद्वानों ने बताया है या सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आप 1967 में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, क्या कहा था कि जो उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है ये संविधान की ये क्या है, मूल आत्मा है। उद्देशिका के बारे में क्या बोला था कि ये मूल आत्मा है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है।
लेकिन एक बात और हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कि भीमराव अंबेडकर, ये भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते होंगे ना। तो ये जो आर्टिकल 32 आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आर्टिकल 32 के बारे में चर्चा आप ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब आई है तो हम यहाँ पे भी बात करेंगे। आर्टिकल 32 में आप क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 32 में तो ये पढ़े हैं ना कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है आर्टिकल 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल 32 में ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर क्या बोलते हैं कि ये संविधान के क्या है, हृदय और आत्मा है। ये किसके बारे में बोल रहे हैं, यानी आत्मा और हृदय किसके बारे में बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं आर्टिकल 32 के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट क्या है कि हमारे संविधान का आत्मा और हृदय है, तो वो कौन है? आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? संवैधानिक उपचार। वहाँ पे जब हम आएंगे ना फंडामेंटल राइट में तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा 3 व्यक्ति का हमने मत पढ़ लिया, ठीक है। सरलादि कृष्ण स्वामी अय्यर का पढ़ लिया, के मुंशी का पढ़ लिया, भीमराव अंबेडकर का पढ़ लिया, और एक और हम पढ़ लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं किनका? ये पढ़ लेते हैं सुभाष कश्यप जी का हम पढ़ लेते हैं। आखिर देखिएगा सुभाष कश्यप जी क्या बोलते हैं। सुभाष कश्यप जी बोलते हैं ना कि जो संविधान है, ये संविधान जो है ना, ये संविधान क्या है? तो ये संविधान शरीर है, ठीक है। और जो प्रस्तावना जो है यानी उद्देशिका जो है, ये उद्देशिका क्या है? उसकी आत्मा है। संविधान क्या है? शरीर है, और प्रस्तावना क्या है? आत्मा है। ये किनका स्टेटमेंट है? तो ये सुभाष कश्यप जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ये नहीं भी याद करते हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो ऊपर में जो हम 3 को बताएं वो याद कर लीजिएगा। और एक और हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताएंगे, वो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम बताना चाहते हैं, वो क्या है कि भीमराव अंबेडकर जो जी हैं, ये भीमराव अंबेडकर जो हैं, ये संविधान को क्या बोलते हैं? यानी पूरी संविधान की हम बात कर रहे हैं, यानी संविधान को पवित्र दस्तावेज बोलते हैं। पवित्र क्या बोलते हैं? दस्तावेज बोलते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? भीमराव अंबेडकर जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? संविधान जो है उसको, संविधान को ही क्या बोल रहे हैं कि एक पवित्र दस्तावेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितना भी उद्देशिका से संबंधित जितने भी केस स्टडी थे, जितने भी राजनीतिक व्यक्ति का मत था, इसमें संशोधन क्या हुए, इसमें विचार, अभिव्यक्ति और न्याय, ये सभी चीज़ है, समानता, ये सभी चीज़ के बारे में हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया, सभी चीज़ को हमने बता दिया है, ठीक है। और आगे हम क्या करते हैं कि इससे देखिएगा, यहाँ तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद क्या होता है ना कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना तो आपके माइंड में पूरी तरह से बैठेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और भी पूरी तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले एक मेरा मोटिवेशनल कोट क्या है कि आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कितना मोटिवेट आपको, देखिएगा ऐसे बाहर से आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, हम पढ़ के फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब तक आप अंदर खुद से मोटिवेट नहीं है ना तब तक आप बाहर से आप मोटिवेट नहीं हो सकते। जब तक वीडियो चल रहा है आप खूब लगा के हम पढ़ के फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर वही हाल हो जाइएगा। तो आपको अंदर से खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। बाहर से आप कुछ भी कर लीजिए, बाहर से आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, कितना भी लोग समझा देंगे, जब तक आप अपने खुद से नहीं चाहिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। हम कितना भी आपको हुरें कि आप पढ़ो, अब अंदर से आपका इच्छा नहीं है तो क्या आप पढ़ पाइएगा? बिल्कुल नहीं। आप अंदर की आवाज़ को पहचानिए, आपके अंदर का बात क्या है वो जानिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस को बिल्कुल हम करते हैं, ठीक है। देखिएगा ये सभी बातें चीज़ जो है ना, ये सभी चीज़ें पीडीएफ में, आपको पीडीएफ में कहाँ पे जाइएगा वो भी बता देते हैं फिर से। कौन @CK वर्मा कहाँ? जहानाबाद पे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है।
ये सभी चीज़ हमने अभी बता दिया है आपको। फिर अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा हमने सभी चीज़ को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग होते हैं ना कि बड़े क्वेश्चन को देख करके आगे बढ़ जाते हैं, सरक लेते हैं, बट सरकना नहीं है, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि हम भारत के लोग, यानी उद्देशिका के बारे में ही बता रहा है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इतना इतना बात दिया गया है, इतना समझ गए कि उद्देशिका के बारे में बोला गया है। तो ये उद्देशिका जो है, इसको अंगीकृत कब किया गया था, तो ये हमको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बन करके क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और उसी दिन संविधान के कुछ भाग जो क्या थे वो ऐड कर लिए गए थे, ठीक है। और बाकी 26 जनवरी को पूरी तरह से क्यों ऐड कर लिया गया था वो हमने बता चुका है, वो जा कर के आप वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। आप शुरू से देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए, कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था, हमारा प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था। तो इस हिसाब से मेरा आंसर कौन सा होना चाहिए, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950, यानी 26 जनवरी 1950 की ही बात बोल रही है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 की संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, यानी उस समय हमारी प्रस्तावना की स्थिति क्या थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। देखिएगा, पहले क्या होता है ना कि एक बात अभी हम बताते हैं कि क्या होती है कि 42वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, 1976 ईस्वी में होता है। तो उसमें कौन सा शब्द जोड़ा जाता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो देखिए, तो 1950 की बात बोल रहा है और यहाँ पे ऑप्शन में समाजवादी है, तो क्या सही है, क्योंकि जोड़ा गया है 76 वही 50 की बात बोल रहा है, तो ऐसे ही गलत हो गया। देखिएगा, पहले आप गलत को छाटिए, आप आंसर पे खुद ब खुद पहुँच जाइएगा, ठीक है। चलिए, डी तो ऐसे ही गलती हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, सी में देखते हैं क्या कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, ये बोला गया है। अच्छा, इसको अभी रहने देते हैं। ऑप्शन बी में देखिएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और धर्मनिरपेक्ष, फिर यहाँ धर्मनिरपेक्ष तो 76 में जोड़ा गया था ना। तो देखिएगा, बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ए में देख लेते हैं कि ए में एक है केवल, इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसमें क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आप जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में क्या लिखा रहता है, पहले ही शब्द में लिखा रहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देख रहे हैं ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आंसर मेरा यहीं से निकल गया, कौन, ऑप्शन नंबर सी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। फिर वही क्वेश्चन को दोहराया है, ठीक है ना, जस्ट वही क्वेश्चन को फिर से दोहराया गया है। तो वही क्वेश्चन को तो आप बना लीजिएगा, अभी हमने पूरी तरह से समझा दिया है, ठीक है। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, देखिए, लोकतांत्रिक गणराज्य, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, तो अच्छा, इसको रहने देते हैं। फिर उसके बाद सी में देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया था, 1976 ईस्वी में, तो सी तो गलत हो गया। देखिए, ऊपर वाले में क्या था, सब सेम था, केवल यहाँ पे ऑप्शन आकर के चेंज कर दिया है, ठीक है। तो देखिएगा, क्वेश्चन को बार बार चेंज होता है। देखिएगा, ये देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये कब पूछा गया था, यूपी पीसीएस में 2009 में, फिर यूपी लोअर सब डिवीजन में पूछा गया था कब, 2008 में। देखिए ना, ऐसा नहीं है कि जो एक बार कोई पीसीएस में पूछ दिया तो वो कहीं और एग्जाम में नहीं पूछेगा, भैया पूछ रहा है, आप खुद देखिए, आपके सामने है, आपके सामने देखिए, लोअर सब डिवीजनल में पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। फिर यूपी पीसीएस में पूछ दिया जा रहा है, और फिर यही क्वेश्चन देखिएगा, यही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप खुद देखिए, आईएएस प्री में पूछा, कब पूछा है, 2021 में पूछा है, देख रहे ना। तो आप कहिए कि ऐसा है, हो सकता है, देखिए, हम कोई आपके सामने प्रूफ है, देख लीजिए
खुद आपके सामने प्रूफ है, केवल ऑप्शन चेंज है, ठीक है। सब क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू वही है, यानी छोटा सा एग्जाम वाला आईएएस प्री में डाल दिया। और कोई लगन क्या होता है ना कि कहते हैं कि हम आईएएस के क्वेश्चन बनाएंगे, अरे भैया आईएएस क्या, आईएएस उस पर लिखा हुआ थोड़े नहीं है, क्वेश्चन कहीं पूछ दिया उसका हो गया। और लड़कन ऐसे कर केवल बिहार एसएससी या फिर क्या होता है सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, इस सब के बारे में चलते रहते हैं। नहीं, क्वेश्चन आपको कहीं से भी घुमा के आ सकते हैं, और मुंह पे फेंक के मार देता है क्वेश्चन और लड़कन गिर जाता है, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आप आंसर बताइए, ठीक है। तो क्या डी होगा, नहीं। सी होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर बी, देखिए केवल ऑप्शन चेंज हुआ, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। कह रहा है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। यानी देखिए अभी हमने बताया था ना, शुरू में क्या बताया था कि मत क्या था, भारत के संविधान निर्माता का मत क्या था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो किस में था, उद्देशिका में था ना, तो उद्देशिका ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मूल अधिकार की बात कर लेते हैं। तो मूल अधिकार अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आई है तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकार की चर्चा कहाँ, देखिए आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि मूल अधिकार के बारे में बताया है कि किस देश से लिया गया है। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जा करके आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में सभी चीज़ का बना हुआ है। आपको डेफिनेटली कहते हैं कि आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, विश्वास एक बार आप करके देखिएगा और सीरियस ढंग से आप पढ़िए, बहुत आगे तक पढ़िएगा। ये कहाँ से लिया गया है इसके बारे में आप बताइएगा, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताइएगा, फिर उसके बाद मूल कर्तव्य, सभी के बारे में हमने चर्चा कर चुका है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, हमने चर्चा किया है ना, कितने प्रकार के न्याय, फिर उसके बाद स्वतंत्रता, फिर उसके बाद समानता। देखिएगा न्याय कितने तरह के था, न्याय 3 प्रकार के पढ़े थे ना। कौन कौन न्याय पढ़े थे हम लोग, सामाजिक पढ़े थे, फिर उसके बाद आर्थिक पढ़े थे, फिर उसके बाद क्या पढ़े थे, राजनैतिक पढ़े थे, ठीक है। 3 तरह के पढ़े थे, 3 तरह के हमने पढ़ा था ना। फिर उसके बाद स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार के पढ़े थे, 5 तरह के स्वतंत्रता पढ़े थे। कौन कौन, विचार पढ़ा था, अभिव्यक्ति पढ़ा था, फिर उसके बाद विश्वास पढ़ा था, फिर उसके बाद धर्म पढ़ा था, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, उपासना पढ़ा था, ठीक है। 5 तरह के। समानता कितने तरह के हमने पढ़ा था, प्रतिष्ठा पढ़ा था और एक अवसर की समानता पढ़ा था, ठीक है। चलिए यानी देखिएगा अब यही से इसी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले न्याय को देखिए, तो कितने तरह के न्याय की चर्चा की गई थी, 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो देखिएगा पहले 3 किस्में हैं, तो देखिएगा एक ही ऑप्शन में बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही मेरा बन गया, ठीक है। क्वेश्चन भारी नहीं होते हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। फिर वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन घोषित किया गया। देखिएगा वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा जनाब, ठीक है। देखिएगा क्या क्या किसके बारे में बोला गया, जो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, बोला है ना, फिर से बोलते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये सार्वभौमिक उसी को बोला जा रहा है, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक को ही प्रजातांत्रिक बोलते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए पढ़े हैं ना, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये क्यों नहीं हो गया, क्योंकि इससे शुरुआत नहीं होती। एक समाजवादी से हमारा उद्देश्य का शुरुआत होती है, नहीं होती है। सार्वभौमिक तो उससे शुरुआत होती है, तो फिर क्या डायरेक्ट प्रजातांत्रिक आ जाती है, नहीं। समाजवादी के बाद क्या होती है, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी आता है, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष आता है, ठीक है ना, ऐसे आता है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है,
निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, यानी जो शब्द दिया गया है निम्नलिखित में उस पर विचार करना है। तो विचार क्या करना है भाई, वो भी देख लेते हैं। तो उसको सीरीज में फिर बैठाने के लिए बोल दिया है। तो अभी हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो अब सबसे पहले सी 3 गो में, ए डी में नहीं है, कट गया। फिर उसके बाद संप्रभुत्व संपन्न के बाद क्या, समाजवादी, समाजवादी यानी सी के बाद ए होना चाहिए। तो सी के बाद ए, सी में नहीं है, गया। सी के बाद डी है बी में, तो ये भी गया। एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था। अभी हमने चर्चा किया है ना कि समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया है, सो बताइए। तो कब जोड़ा गया था, 1942, 42 नहीं, ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कब, 1976 जोड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन सा जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अभी हमने पढ़ा था कौन कौन सा जोड़ा गया था, तो इसका जल्दी से आप आंसर बताइएगा, कौन कौन सा जोड़ा गया था। समाजवादी जोड़ा गया था, फिर उसके बाद कौन सा जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, फिर उसके बाद क्या जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। तो लेकिन इसमें अखंडता नहीं है, तो यहाँ पे हम चलेंगे ना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष है ना, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो अभी हमने चर्चा किया है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में होता है, जिसमें हमारे उद्देशिका में क्या शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में हमने क्या बताया था कि भारत के पास कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, नहीं भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना, भारत राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, अब खुद बताइएगा किसमें वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। प्रस्तावना जो हम पढ़ रहे थे ना वहीं पे ना है, धर्मनिरपेक्ष कहाँ पे आती है, प्रस्तावना में ही आती है। तो प्रस्तावना में ही आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए अब अगले पे चलते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के 35 तक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। ये कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो यूएसए से लिया गया है, ठीक है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। हिसाब से मेरा आंसर कौन सा हो गया, जो बता दिए ना कि आंसर मेरा कौन, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी। देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी, यानी कौन नहीं थी जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिएगा 1976 में जोड़ा गया था कौन, समाजवादी, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद अखंडता, ठीक है ना, ये अखंडता को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया था। तो 1975 में, यानी 1 साल पहले की बात बोल रहा है। तो क्या 1 साल पहले अखंडता होगा, बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद समाजवादी होगा, ये समानता कर रहा है, ये समानता होगा, बताइएगा, सम्मिलित नहीं था, ठीक है। तो क्या होगा, एक मिनट हमने इसको ऑप्शन नंबर डी को पहले फिर से देखिएगा। नहीं को पूछा जा रहा है ना, तो हमें नहीं पे ही चर्चा करना है। सॉरी थोड़ा देखिएगा, नहीं पे पूछा जा रहा है ना, तो नहीं को मैंने नहीं देखा, इसको नहीं पूछा है ना, तो ये नहीं पूछा है कि नहीं था, तो कौन नहीं था, तो अखंडता ही नहीं थी।
कौन थी? अखंडता ही नहीं थी, ठीक है ना। क्योंकि अखंडता को कब जोड़ा जा रहा है? अखंडता को देखिए जोड़ा जा रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जा रहा है ना, ठीक है। अब जिस समय हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो साफ साफ वहाँ लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये सब पढ़ते हैं ना। तो कब ये अखंडता को कब जोड़ा गया है? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। ये सभी तो थे ही, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है सो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो अभी हमने चर्चा किया कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। समाजवाद, देखिएगा हम बार बार हम इसलिए क्यों लिख रहे हैं या बार बार हमें क्यों बोल रहे हैं? हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं ना, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए, ठीक है ना। आप भूले कम, और एक बार आप 7 दिन पर एक बार आप रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, आपको लंबे समय तक टिकेगा। भूलना एक मानव का प्रवृत्ति है, भूलेगा ही आदमी, ठीक है। अगर आदमी कोई ना भूले ना तो वो आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा, वो मर जाएगा वो आदमी। तो अगर भूल रहे हैं तो समझिए कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है ना। आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक। तो कौन कौन सा जोड़ा गया था? समाजवादी, फिर उसके बाद क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद अखंडता। ये 3 चीज़ जोड़ा गया था, ठीक है। इसीलिए हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता। तो कौन कौन सा जोड़ा गया था? समाजवादी जोड़ा गया था, जी बिल्कुल। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो पहले ही था, ग्राम स्वराज की बात तो किया नहीं गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और कितना हो जाएगा? 4, सॉरी 4 कहाँ रहे? ये 3 ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता था। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, तो 1 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा कर रहा है सो देखिए। करा कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखिएगा सही के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर सही कौन है और सही नहीं है। सर देखिएगा, देखिए आप खुद छाट लीजिएगा। कहता है कि पंडित नेहरू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव, ये उद्देशिका के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत व उद्देशिका बना। हाँ, शुरू में हमने बताया था कि यही उद्देशिका आगे चल कर के क्या बनती है? प्रस्तावना बन जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है। क्या क्या इसकी प्रकृति न्याय योग का मतलब समझ में आया कि नहीं को? नहीं समझ में आया तो हम बताते हैं कि न्याय योग का कहने का मतलब क्या होता है। कि इसका मतलब कि इसके लिए हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। किसके लिए? प्रस्तावना में जो बातें दी गई है उसके लिए न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है? अगर संशोधन नहीं किया जाता तो आप अभी पढ़ते आ रहे हैं कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 42वां संविधान संशोधन कैसे हो गया अगर नहीं होता तो यानी 3 है जो गलत है। तो 3 जिसमें है उसको लपेट दीजिए, सबसे पहले लपेटिए, ठीक है। अच्छा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो क्या रद्द कर सकता है? अब देखिएगा, इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताने में सुविधा हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिएगा, ठीक है, आप पढ़िए क्वेश्चन को एक बार फिर से, हमने सभी चीज़ को चर्चा कर दिया है। देखिए, कहता है संविधान की उद्देशिका के संबंध निम्न कथनों पर विचार कर दिए गए कूट से बताइए कि इनमें से कौन सही है, यानी सही कथन को हमें पकड़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। तो हाँ, ए सभी ऑप्शन में है, ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी में नहीं है तो डी तो खत्म हो गया। चलिए, इसकी प्रकृति न्याय योग नहीं है, ठीक है। तो क्या सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है ना, ऐसा थोड़ी नहीं है कि गलती बोल रहा है। अभी हमने बताया कि इसके लिए आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है, यानी 2 भी सही है, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या बोल रहा है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या लगता है आपको अगर नहीं किया जाता तो 42वां संविधान संशोधन कैसे होता? नहीं किया जाता तो यानी किया जा सकता है। तीसरा तो गलत बोल रहा है, तो तीसरा जिसमें है उसको लपेट दीजिए, यानी सी और डी तो गया। अब क्या बोल रहा है कि संविधान के विशेष प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है। हाँ, कि देखिएगा,
ये संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को क्या कर सकती है, ये रद्द नहीं कर सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये विशिष्ट प्रावधानों को रद्द कैसे कर देगी, यानी जो और जो है जिसमें ये जो प्रस्तावना जो है, तो क्या और भी जो प्रावधान है क्या उसको रद्द कर देगा, नहीं कर देगा। सही बात तो बोल रहा है, तो 4 भी सही है, यानी 1 भी सही है, 2 भी सही है और 4 भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन में है मेरा, देखिए ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखिए। ये सब को देखिए, कई लड़के तो केवल उद्देश्य का तो पढ़ लेते हैं, ये संशोधन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अगर वही यही क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना आपको पूछ के ना, क्योंकि आपका लेवल जो है ना, एग्ज़ाम का स्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप फिर वही हाथ मलते रह जाइएगा, फिर आपको लगेगा किसको कोसिएगा, आपको कोसने से क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। जिसको सिलेक्शन होना रहेगा, जो बनाएगा वही बाजी मार के लेके चला जाएगा। आप कोसते रह जाइए कि इतना हार्ड पूछ दिया, ऐसे कर दिया, नहीं पूछना चाहिए था। अरे किसी का सिलेक्शन हुआ ना, बस सिर्फ सरकार को आपसे मतलब नहीं है, उसको लड़कन से मतलब है, तो किसी को भी उठा लेगा। जिसको सही हुआ उसको उठाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप कोसते रह जाइएगा, लोगों की भीड़ बन करके रह जाइएगा। लोगों की भीड़ से हटिए और मेहनत करना चालू कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो अभी हमने बताया था कि विधिक स्वरूप क्या है, तो विधिक स्वरूप इसका क्या है कि इसके लागू किया जा सकता है संविधान द्वारा। इसको क्या आप जा सकते हैं संविधान में, इस न्यायालय में आप जा सकते हैं, नहीं 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 नहीं। विधिक मतलब कि वही कानूनी की बात कर रहा है। तो क्या ये विधिक स्वरूप इसका क्या है कि इसको लागू किया जा सकता है, नहीं नहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है सो देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो कब किया गया था, तो अभी हमने पढ़ा है। तो 42वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है, 1976 ईस्वी में होता है। तो कब क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, फिर उसके बाद अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, ये 3 चीज़ जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जो देखते हैं। समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था, तो बताइए कब जोड़ा गया था। सो देखिएगा, हल्के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तब, बट हल्के क्वेश्चन से रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर हल्के क्वेश्चन आप गलती कीजिएगा ना तो रेस में काफ़ी पीछे रह जाइएगा। कब होता है, ये सब क्वेश्चन को गलत नहीं होना चाहिए, गलत कर दिए तो माफ़ी के लायक नहीं है। ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन का गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत कर दिए ना तो गरम तेल में तले जाइएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल नहीं गलत करना। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फिर वही क्वेश्चन को रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आप खुद बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा, विधिक स्वरूप क्या है, नहीं से लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। फिर वही क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 42वां संविधान संशोधन इसे क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। किसको किसको उद्देशिका में संशोधन कब हुआ था, 42 ईस्वी में। तक कि क्या क्या जोड़ा गया था, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था, तो अभी हमने चर्चा किया 42वां संविधान संशोधन होती है तब जोड़ा गया था। 19 क्या कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो अभी हमने पढ़ा था ना कि कब होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है कब, 1976 ईस्वी में होता है। कब, उसमें ही जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है ना कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे के बारे में पूछा जा रहा है। एक बार हम भी खुद मिस कर दिए थे यहीं पे, देखिएगा नहीं थे के पूछा जाए। जब भी क्वेश्चन में नहीं आए तो उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए एक बार, उसके बाद आप उसको सोल्व करिए। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन माइंड सही पे हमेशा चला जाता है, नहीं को ध्यान में नहीं कर रख पाता है, इग्नोर कर देता है। ठीक है, देखिएगा नहीं थे कब की बात कर रहा है, तो 1949 ईस्वी में नहीं था। तो समाजवादी तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि समाजवादी को कब जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। अखंडता भी नहीं होगा, क्या सॉरी, फिर हम वही कर रहे हैं जो हम पिछला बार गलती किया था हमने।
नहीं को पूछा जा रहा है ना, तो समाजवादी को कब जोड़ा गया था? 76 में। और नहीं को ही पूछा है तो समाजवादी क्या 1949 में होगा? नहीं होगा। तो यानी ये सही है क्योंकि नहीं को पूछा जा रहा है। फिर अखंडता क्या था? अखंडता कब था? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो क्या 1949 में ही होगा? नहीं होगा, हमें नहीं को ही पूछा जा रहा था। 1 भी है 3 भी है। पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष को भी कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है, तो क्या 1949 में ही था कि नहीं था? तो बिल्कुल नहीं था, हमें नहीं को ही पूछा जा रहा है। तो 2 भी सही है। गणराज्य, गणराज्य तो पहले से था ही, ठीक है ना, तो हमें नहीं को ही पूछा जा रहा है। तो अब नहीं के अनुसार से कौन सा हो जाएगा? 1 2 3। तो 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन जो कर रहा है सो देखिएगा। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था? अभी आप बताइए। ये सब आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम नहीं खर्च करेंगे। ठीक है, चलिए जहाँ पे खर्च करने की बात होगी टाइम, हम वहाँ पे खुद खर्च करते हैं। ठीक, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। कहता है क्या कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। देखिएगा, सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है, तो कौन कौन सा सुनिश्चित करता है सो देखिएगा। देखिएगा ये प्रस्तावना में जो है सभी नागरिकों के लिए क्या क्या सुनिश्चित कर रहा है सो देखिएगा। अब हमने पढ़ा ना सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, पढ़ा है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय पढ़ा। संविधान ये उद्देशिका में हमने बताया ना शुरू में ही। तो क्या 3 प्रकार के न्याय था, लेकिन इसमें 2 प्रकार ही दिया है, बट दिया है। कौन कौन था न्याय? था सामाजिक, आर्थिक और एक राजनीतिक न्याय। यानी ए तो बिल्कुल सही है, हमें सही के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो ए देखिए तो किस किस में है, तो सी में नहीं है ए, तो ये तो गया। ठीक है, बाकी सब में भी चल रहा है। ठीक है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमने पढ़ा था ना स्वतंत्रता कितने तरह की? 5 तरह की। कौन कौन? विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। यानी बी भी है। 1 भी होगा 2 भी होगा, 1 भी होगा 2 भी होगा, अभी 4 अभी 3 भी ऑप्शन चल रहा है। अवसर की समानता, अवसर की समानता पढ़े थे ना। समानता कितने तरह की हमने बताया था? समानता 2 प्रकार, 2 तरह की इसमें था समानता। कौन कौन था? प्रतिष्ठा था और एक ठो अवसर की समानता था। प्रतिष्ठा और एक ठो अवसर की समानता। तो सी भी होगा। तो 1 2 3, 1 2 3 अभी तक कन्फर्म चल रहा है, तो यानी बी भी गया। ठीक है, बी भी खत्म हो गया, सॉरी ए भी खत्म हो गया। अब बच गया ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा था, इसी में देखिए प्रतिष्ठा तो ही यहाँ पे है ना, यानी 4 भी है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को छाड़ते छाड़ते हमने पहुँच गया ना। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत, कथन में दिया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो है कि नहीं है? तो बिल्कुल है भैया, इसमें कहने की बात क्या आती है, हमारे देश है, तो सही है। कथन क्या है? सही है। फिर कारण क्या कहता है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, यानी जो ऐड किया गया था। तो हाँ बिल्कुल, इसे ऐड किया गया था तब नहीं हुआ है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं ऐड किया जाता था, उससे पहले ऐसा थोड़े नहीं था। तो ऐड किया तब ये कहा जा रहा है, नहीं ऐड करता था कैसे कहते? तो ये वाला कारण है जो कथन को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, यानी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। कह रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। कितना बार हमने पढ़ाया है, शुरू से भी पढ़ाते आ रहा है कि कहाँ से आरंभ होती है। ये सब क्वेश्चन देखिए नहीं गलती होना चाहिए, ये सब गलती करें तो पाप कर रहे हैं, समझ जाइएगा। ये पाप आपको क्षमा नहीं करेंगे भगवान। ठीक है, कहाँ से? हम भारत के लोग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ये सब क्वेश्चन बताने लायक है, अब खुद बताइएगा। अब लड़कन क्या होता है ना कि ये सब क्वेश्चन को पढ़ करके समझते हैं कि हम पूरी तरह पढ़ लिए, बट एग्ज़ाम में जाते हैं और वहाँ पे गच्चा खा जाते हैं, उनको लपेट लिया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा आंसर बताइए, क्या इसका भी हमको आंसर बताना पड़ेगा?
उम्मीद है कि आप खुद बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम भी बता देते हैं कहाँ पे दिया गया है, प्रस्तावना में, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। देखिए सार्वभौमिकता का मतलब ही क्या होता ना है कि इसका मतलब ही क्या होता है ना कि ये मानव का अधिकार है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि मानव का अधिकार, और ये मानव का जो अधिकार है ना, ये मानव का अधिकार बिना किसी भेदभाव के, यानी उसको भेदभाव उसके साथ नहीं करना है। और जो मानव का जो अधिकार है, हक है, वो सभी को मिलना चाहिए। जो मानव का अधिकार है वो किस में बोला गया, सार्वभौमिकता का अर्थ ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखते हैं। कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। शुरू में हमने बताया है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। सो ये क्वेश्चन को गलती नहीं करना है भाई, एकदम नहीं गलती करना है। तो बताइए क्या राज्य का कोई धर्म है? नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों को समान मान्यता देती है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मेरा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। अब बताइए कि कौन सा हमारे संविधान में प्रस्तावना में नहीं है। संप्रभुता तो है, ये है ना, अब इसमें बताना है। संप्रभुता है तो ये नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। पंथ निरपेक्ष है तो बिल्कुल है भैया, इसमें कहने की बात नहीं है क्योंकि इसको 1976 में जोड़ा गया था, तो ये भी नहीं होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य है तो ये भी है भैया, ये भी नहीं होगा। तो आप ऐसे ही आंसर को निकाल लिया, संघीय की चर्चा प्रस्तावना में नहीं की गई है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखिए उद्देशिका में क्या नहीं है आप खुद बताइए। समाजवादी है तो बिल्कुल है, तो होगा नहीं क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। प्रभुता संपन्न है तो नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। पंथ निरपेक्ष है तो ये भी नहीं होगा। नहीं कौन है, लोक कल्याण हमारे प्रस्तावना में चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो हमने पढ़ाया था ना, अभी पढ़ा था, ज़्यादा देर नहीं हुआ है। कितना स्वतंत्रता, कितने तरह की स्वतंत्रता, 5। कौन कौन, विचार। देखिए हम फिर बार बार इसीलिए लिखा जा रहा है ताकि आपको दिमाग में अट जाए। विचार, फिर उसके बाद अभिव्यक्ति, फिर उसके बाद विश्वास, फिर उसके बाद धर्म, फिर उसके बाद उपासना। ये 5 प्रकार की आप जो पढ़े हैं ना स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, 2 3 5 हो गया, ठीक है। तो नहीं है कोई पूछा जा रहा है। विचार की तो है ना, तो है तो नहीं होगा क्योंकि नहीं को पूछा जा रहा है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता तो है, तो भैया ये तो कैसे नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। आपके विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास है, देखिए बिल्कुल है, तो ये भी नहीं होगा। आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं पढ़े हैं, देखिए तो आर्थिक स्वतंत्रता कहीं लिखा हुआ है 5 में, नहीं है ना, तो नहीं को पूछा जा रहा। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। फिर नहीं को पूछा जा रहा, कौन नहीं है सो देखिएगा, बताइए कौन नहीं है। सामाजिक और क्या क्या, कौन कौन, देखिए पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, यानी सभी न्याय के बारे में दिया गया है। तो हमने पढ़ा था न्याय कितने तरह की, हमने प्रस्तावना में पढ़ा था, सामाजिक, फिर उसके बाद कौन कौन सा था, आर्थिक, फिर उसके बाद क्या था, राजनैतिक। ये 3 तरह की हमने पढ़ा था, क्या न्याय पढ़ा था। ये न्याय कितने तरह की, 3 तरह की था। कौन कौन, सॉरी भाई, कौन कौन सा था, सामाजिक था, आर्थिक था और फिर एक ठो राजनैतिक था, ठीक है। तो देखिएगा सामाजिक तो है तो क्या नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं को ही पूछा जा रहा। आर्थिक तो है तो हाँ ये भी नहीं होगा। राजनीतिक है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही है, धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। देखिएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, ठीक है। चलिए
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो सही को बताइएगा। ठीक है, सही है, देखिएगा सही कौन कौन सा है जो देखिएगा। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो सही तो बोल रहा है कि क्योंकि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष कब लागू हुआ था, संविधान में जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। अभी बात कौन पे कर रहा है, 50 में, तो क्या उस समय था, नहीं था। तो अब एक ही को सही होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा तो सही हो नहीं सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल सही, यहीं पे आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कुछ ज़्यादा भारी नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, तो आप बना सकिएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कहाँ पूछा गया, MPPCS में पूछा गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान, अभी हमने पढ़ा था संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, पढ़े थे ना, किसे हम पढ़ा था, बताइएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा गया था, बताइए। उद्देशिका, बताने की तो बात नहीं है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने कहा था। देखिए अगर क्वेश्चन यहाँ पे भीमराव अंबेडकर दे देता कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर ने ये हृदय और आत्मा किसे कहा था, तो संवैधानिक उपचार को कहा था। लेकिन साफ साफ कह रहा है कि संविधान की आत्मा, तो किसे कहा गया है, उद्देशिका को कहा जाता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से अगर आत्मा निकल जाती है तो उस व्यक्ति यानी उस शरीर का कोई भाव नहीं रह जाता है, वो व्यक्ति मृत हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी हमारे जीवन में अगर किसी चीज़ का मूल्य है तो वो है आत्मा का, क्योंकि अगर एक बार शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। तो किसने जन्म कुंडली कहा था, बताइए, यानी जन्म पत्र किसने कहा था। तो बताया था ना, के मुंशी। के मुंशी कौन थे, यही प्रारूप समिति के मेंबर थे। ठीक है, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य यही थे प्रारूप समिति में। ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे देखते हैं। कह रहा, भारत संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा। तो किसने कहा था संविधान को पवित्र दस्तावेज, हमने बताया था ना, शुरू में ही बताया है। किसने कहा था पवित्र दस्तावेज, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किससे, संविधान को कहा था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 पे देखते हैं। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा केस था, 1960 ईस्वी में केस आया था। कौन सा केस था, बेरूबारी था। ये बेरूबारी केस में क्या हुआ था, बेरूबारी केस में ही साफ साफ बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ये उद्देशिका जो है, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गोलकनाथ केस कब हुआ था, 1967। बताइएगा, इसमें कमेंट बॉक्स में आपको खुद बताना है कि 1967 में सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन क्या दी थी। ठीक है, और केशवानंद भारती के बारे में भी बताइएगा, हम कमेंट को इंतज़ार करेंगे आपका। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 क्या बोल रहा है सो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, यानी कौन सा जो केस था। देखिए केस भी पूछ दिया है, ठीक है ना, केस को भी आप याद करके रखिए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे ऑप्शंस को छाड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब देखिएगा, यूनियन बैंक, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, नहीं ये नहीं था। बनारसी दास, ये भी नहीं था। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यही था। ये कब हुआ था, 1994 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही थी, डिसीजन इसका क्या था कि जो उद्देशिका जो है संविधान का क्या है, भाग है, इसमें भी माना था। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे देख लेते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। देखिएगा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, पढ़े थे ना आधारभूत संरचना।
आधारभूत संरचना, कौन सा केस हुआ था बताइएगा आप। केशवानंद भारती केस हुआ था, कब हुआ था? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसी में बेसिक स्ट्रक्चर की बात को अपनाया गया था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा? आंसर बताइए आप, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, मेरा अगला क्वेश्चन कौन सा कर रहा है सो देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, बहुत मच्छर है भाई। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। देखिए उनकी व्याख्या के बारे में देखना है। चलिए देखिए व्याख्या के बारे में बताते हैं। देखिएगा, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श, यानी प्रस्तावना का आदर्श यानी उद्देश्य और आदर्श क्या था, वो कौन कहाँ कहाँ पे दिया गया है उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, देखिएगा प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था ना कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये भी होना चाहिए। मूल अधिकार में क्या ऐसी बात कही गई है? बताइएगा। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आप पढ़ते हैं ना, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आप पढ़ते हैं, यहीं पे साफ साफ पढ़ते हैं कि आर्टिकल 39 के ए में कहा गया है, क्या कहा गया है कि निःशुल्क एवं विधिक सहायता। अगर किसी के पास वकील करने की पैसा नहीं है तो क्या उसे वकील नहीं मिलेगा? मिलेगा। यह आर्टिकल 39 का क में साफ साफ कहा गया है कि निःशुल्क एवं विधि सहायता उसे दिया जाएगा। 39 का क बोलिए या ए बोलिए। ठीक है, तो देखिएगा, यानी न्याय की बात, प्रस्तावना में न्याय की बात चल रही थी ना। न्याय कितने तरह की? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए मूल अधिकार में था, आप खुद बताइए कि मूल अधिकार में न्याय की चर्चा कहाँ पे की गई? नहीं की गई है। ऐसे अभी मूल अधिकार हम पढ़ाएंगे ना तो आपको ज़्यादा और बेटर से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में तो किया गया था, तो ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन को अब आगे पढ़ते हैं क्योंकि ऑप्शन भी और है ना। अच्छा ये एक मिनट। अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप में इसमें भी तो है ना। कहाँ गया ये इसमें, हाँ मूल अधिकार में तो अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है। अप्रत्यक्ष रूप से इतना ज़्यादा मच्छर है भाई ना, क्या बताएं। अच्छा ये बी भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, बी में तो क्या आर्टिकल 39 का हमने पढ़ा। चलिए ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी पे देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है ना कि मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के मौलिक कर्तव्य के अध्याय में देखिएगा यहीं पे अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर से बता देते हैं, आप सभी को एक बार फिर से हम चर्चा कर देते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन के बारे में हम बताते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है सो देखिएगा। ठीक है, देखिएगा अगर यहाँ पे मूल अधिकार जब हम देखते हैं, यहाँ पे तीनों ऑप्शन को, चारों को पढ़ते हैं, तो अगर मूल अधिकार नहीं दिया हुआ रहता, ठीक है, केवल अगर उद्देशिका भी रहता और मूल अधिकार रहता तो वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा आंसर सूटेबल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मूल अधिकार भी, जब तीनों ऑप्शन को हम पढ़ रहे हैं तो मूल अधिकार भी दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो मूल अधिकार जो दिया जा रहा है ना, तो मूल अधिकार में भी तो है ही कि न्याय की जो बातें चर्चा की गई है तो मूल अधिकार में भी तो है ही। ठीक है, फिर उसका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में भी मौलिक अधिकार की बातें की गई है, जो अभी हमने पढ़ा था 39 के क में हमने पढ़ा था ना, 39 के क में कि निःशुल्क एवं विधिक सहायता क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था कि मौलिक कर्तव्य आपने पढ़े हैं ना, तो मौलिक कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया था, सो आप बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था। जो देखिएगा हमने मौलिक कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया है ना, उस सभी को हमने चर्चा कर चुका है कि कहाँ से लिया गया है। आप खुद बताइएगा, कमेंट बॉक्स मेरे लिए खुला है, आपके लिए खुला है। ठीक है, तब मौलिक कर्तव्य में भी तो न्याय की बातें की गई है ना, ऐसा थोड़ा नहीं है कि उसमें न्याय की बातें नहीं की गई है। देखिएगा ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा उनसे नहीं बनेगा जिन्होंने मौलिक अधिकार नहीं पढ़ा और मूल कर्तव्य नहीं पढ़ा हो, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बट देखिएगा आप एक क्वेश्चन को लेकर के टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी अदर चैप्टर पढ़िएगा ना तब फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किन्हीं को यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो इसे लेकर के बिल्कुल भी आप संदेह नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
क्योंकि अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल तो आंसर यही होना चाहिए था कि उद्देशिका रहना चाहिए था और क्या रहना चाहिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन जब हम ऑप्शन को पूरी तरह से पढ़ते हैं तो ऑप्शन को पूरी तरह से पढ़ने के बाद में मूल अधिकार के साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो होगा ही होगा, ये तो कहना भी नहीं है, और मौलिक कर्तव्य दिया गया है, तो उस हिसाब ऑप्शन के हिसाब से हमें सी बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िएगा फिर से, आपको माइंड में जितना संदेह है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, यानी भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य आप बताइएगा, उद्देश्य क्या था कि संविधान सभा में जो पेश किया गया था तो उसका उद्देश्य क्या था, यानी उद्देश्य में उद्देशिका में कौन कौन से बात किया गया था कि हमारा संविधान कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो ये प्रस्तावना में था ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल राइट आंसर है, आंसर बी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मच्छर है भाई, क्या बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 41 देखिएगा। कह रहा भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था दी गई है। तो अभी हमने पढ़ा था ना कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था दी गई है, तो न्याय की व्यवस्था जो दी गई है ना ये कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। कौन कौन है, एक है सामाजिक है, फिर उसके बाद है आर्थिक है, फिर उसके बाद है राजनैतिक है। आर्थिक है फिर उसके बाद राजनैतिक है। ठीक है, 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है। चलिए तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 तो मेरा खत्म हो गया। 42 देख लेते हैं एक बार। कह रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है, यानी कौन सा न्याय दिया गया है। देखिएगा न्याय अभी हमने पढ़ा था कौन कौन, सामाजिक, फिर उसके बाद आर्थिक, फिर उसके बाद राजनैतिक, यानी कौन कौन, 3 को न्याय। तब देख लीजिए कौन कौन है, सामाजिक, फिर उसके बाद धार्मिक नहीं है, धार्मिक खत्म हो गया, सामाजिक धार्मिक नहीं, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक नहीं है तो गया, बी भी गया। सामाजिक सांस्कृतिक देखिएगा सी में भी दिया है तो गया। तो अब ऑप्शन तो एक ही बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कहता है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। देखिएगा हाँ देखिए ये बिल्कुल सटीक, जो आप इसके पहले जो पढ़ रहे थे ना, देखिएगा ये जो पढ़ रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था यहाँ पे, जो थोड़ा बहुत किन्हीं को संदेह हुआ होगा क्वेश्चन में, देखिएगा यहाँ पे यही क्वेश्चन की बात बोला गया है, यहाँ पे है। ठीक है, यही क्वेश्चन की बात यहाँ पे बोला गया है। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है ना इसका सबसे सटीक क्वेश्चन यहीं पे दिया गया है। देखिए ये है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन को देख लीजिए 39 है, और यहाँ पे ये है कौन सा गया, ये है देखिए 43 में देखा गया, ये सही सबसे अच्छा ऑप्शन देखिए यहाँ पे अच्छा सा इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, लेकिन 2 को दे करके ठीक किया है। देखिएगा अच्छा, अब इसमें देखिएगा कह रहा है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय, देखिएगा इसमें आर्थिक न्याय की सिर्फ चर्चा किया है। ठीक है ना, तो आर्थिक न्याय हमने क्या बताया था, देखिए आर्थिक न्याय कहाँ कहाँ पे चर्चा किया गया है सो बताइएगा। आर्टिकल 39 हमने पढ़ा था ना, आर्टिकल 39, तो आर्टिकल 39 में क्या क्या था, आर्टिकल 39 में हमने क्या पढ़ा था कि निःशुल्क एवं विधिक सहायता, इसको निःशुल्क लिखना चाहिए तो कैसे लिखा रहा, देखिएगा निःशुल्क एवं विधिक सहायता, ये आर्टिकल 39 का ए में पढ़ा था, यानी 39 के कम, सॉरी भाई सॉरी 39 के कम में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर से लिख देते हैं। ठीक है, ये जो देखिएगा फिर से लिख देते हैं, 1 मिनट, कहाँ पे पढ़ा था, आर्टिकल 39 के हमने कम में क्या पढ़ा था कि निःशुल्क एवं विधिक सहायता, ये कहाँ पे, यानी व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, यानी कानूनी सहायता मिलेगा। ठीक है ना, तो यानी कि इसमें किस में है, ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, डीपीएसपी में है कि नहीं है, डीपीएसपी में तो है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद आप उद्देशिका पढ़ रहे थे ना, हमने क्या बोला था, उसके वही क्वेश्चन में बोला था ना कि उद्देशिका और ये रहता डीपीएसपी रहता राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बिल्कुल सही जाता। ठीक है, लेकिन जो उसमें ऑप्शन के हिसाब से हमें वहाँ पे चलना पड़ गया, क्योंकि ऑप्शन से नहीं चलेंगे तो और भी तो है नहीं मेरे पास चारा, तो चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें बहुत अच्छा तरह का ऑप्शन का यूज किया है, बहुत अच्छा है।
ठीक है। अतः उद्देशिका में भी हमने न्याय पढ़ा था। तो न्याय कितने तरह के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिएगा मूल अधिकार में भी तो न्याय की बातें होती है ना, लेकिन हम अप्रत्यक्ष रूप से होती है, डायरेक्ट रूप से नहीं होती है। लेकिन उसमें अब देखें ना तो लगभग सभी में था ही, तो नहीं था तो ऑप्शन के हिसाब से मूल अधिकार वहाँ पे मारना पड़ गया। और मूल अधिकार ही आंसर जो देती है ना, ये बोर्ड जो देती है आंसर भी वही देती है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से अनुसार भी हमें कभी कभी चलना पड़ जाता है। तो अब खुद बताइए, लेकिन ये तो मेरा बेस्ट सही है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39 में भी कहा गया निःशुल्क एवं विधिक सहायता, और उद्देशिका में भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही आंसर, एकदम सटीक इसको बोलते ना, एकदम सटीक आंसर जा रहा है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या कितना पे चलते हैं। क्वेश्चन 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 कितना है, देखिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी सही को बताना। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं थी, ऐसा क्या बात है, नहीं कैसे था, बिल्कुल था, वो तो है ही था ना जी, ये तो गलती बोल रहा है, तो ये तो ऑप्शन मेरा गलती हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। पहले से विद्यमान कहाँ थी, जब पहले से विद्यमान रहता तो कैसे जोड़ा जाता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता कैसे जोड़ा जाता। ठीक है, चलिए अच्छा ऑप्शन नंबर सी पे क्या कह रहा है, देखिए सामाजिक समता संविधान में प्रत्यभूत है, हाँ अभी है, पहले से नहीं था लेकिन अभी है। तो अभी है कि नहीं है, क्योंकि हाँ जोड़ा गया था ना, 42वां संविधान संशोधन होती है, 42वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा जाता है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यही यहाँ सामाजिक समानता उसी की बात कर रहा है, संविधान में प्रत्यभूत है, हाँ जी है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही, सॉरी सी बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा हमने उद्देशिका का जितना भी संबंधित चीज़ जो था वो सभी चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। हमने आराम से इत्मीनान से बताया है, आप सभी को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और हम पूरी ईमानदारी से आपको मेहनत करके बता रहे हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और आपको कोई भी संदेह होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिल्कुल आपका स्वागत है। ऐसा नहीं है अगर आपको अच्छा नहीं लगता होगा तो आप डिसलाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप नहीं बताइएगा ना तो हम सुधार कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपका सपोर्ट हमें बहुत चाहिए। आपसे आग्रह है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर किन्हीं को अगर इन्हें PDF लेना चाहते हैं तो आप @CK वर्मा, ठीक है, VERMA, फिर उसके बाद जहानाबाद JEHANABAD जहानाबाद टेलीग्राम चैनल पे सर्च करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप अंदर से मोटिवेट रहिए। लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि आप सफल हों, आपके पड़ोसी नहीं चाहते हैं कि आप सफल हों। ठीक है ना, आप ईमानदारी से मेहनत करिए और अंदर से मोटिवेट रहिए। आप ज़्यादा लोगों से बातचीत करना कम कीजिए, क्योंकि आप जितना शांत रहिएगा ना, माइंड को रिलैक्स जितना दीजिएगा, आपका सोचने का शक्ति उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ज़िंदगी में चुनौतियों से लड़ना है भाई, क्योंकि हमें चुनौतियों से जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, बाकी तो आप समझदार खुद हैं ही, हमें आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।